मध्य प्रदेश का गौरव रातापानी टाइगर रिजर्व आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका भव्य लोकार्पण किया, जिससे यह प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया। भोपाल के करीब स्थित यह टाइगर रिजर्व अपने विस्तृत लैंडस्केप और बाघों की बढ़ती संख्या के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी हिस्सा लिया। आज रातापानी के लोकार्पण के साथ मध्य प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण में एक और चमकदार अध्याय जुड़ गया है। ये टाइगर रिजर्व 763 वर्ग किलोमीटर के कोर एरिया और 507 वर्ग किलोमीटर के बफर एरिया के साथ ये रिजर्व अब 1271 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 96 बाघों का निवास है और 2026 तक यह संख्या 150 तक पहुँचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह रिजर्व न केवल बाघ संरक्षण में मदद करेगा बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। रातापानी अभयारण्य के अवसर पर, खासकर शुभारंभ के अवसर पर हमारे लिए आज का दिन वन्य जीवन, टाइगर पार्क, ऐसे कई चीजों को समेटे हुए एक अलग प्रकार का दिन है। हमने एक तरफ रहस्य, रोमांच, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, ये सारे स्थानों को देखने के लिए टाइगर रिजर्व पार्क में वो सब कुछ है और उससे बढ़कर एक अपना राजधानी से जुड़ा हुआ टाइगर रिजर्व पार्क होना, ये पूरे देश में कहीं नहीं। सच्चे अर्थों में अपने राज्य की रक्षा करने में टाइगर का जो जीवन है वो कई मामलों में सबसे अनूठा है। में प्लान बनाया कि ये टाइगर रिजर्व बना करके अंदर घास के मैदान, ताकि यहाँ हमारे जो अंदर के रहने वाले आदिवासी या वनवासी या क्षेत्र के ग्रामवासी, उनको भी रोजगार मिले। आसपास में जिनके मकान है वो होम स्टे बनाकर उनको भी रोजगार मिले। लगातार सबको रोजगार देते हुए ये राजधानी का जो गौरव है, उस गौरव को भी हम बरकरार रखें। राजधानी के कोलार के नजदीक गोल जोड़ से भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले के युवाओं की एक विरासत के विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली में सीएम और एक्टर रणदीप हुड्डा ने खुद बुलेट चलाई। रणदीप हुड्डा ने भी इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। रातापानी न केवल बाघों का घर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी है। बहुत अच्छी बात है, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और जो सीएम साहब ने जो एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा। और एक साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कांग्रेस के अनुसार रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन एक सराहनीय कदम है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल उद्घाटन ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और बाघों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय समुदायों को रोजगार के ठोस अवसर प्रदान किए जाएं। वन्य जीवों के साथ जो सरकार अच्छा व्यवहार कर रही है, उनसे मेरा सरकार से निवेदन है उतना ही अच्छा व्यवहार मध्य प्रदेश के आदमियों के साथ भी करे, तो मुझे लगता है कि सरकार की सार्थकता होगी। पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रातापानी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकार को बाघों के बढ़ते कुनबे के लिए नए जंगलों का प्रबंधन और मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम करना होगा। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार को तकनीकी निगरानी और संरक्षण के लिए बफर जोन और गुफाओं का विस्तार करना चाहिए, ताकि यह रिजर्व एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन सके। तथ्य और आंकड़े। 96 बाघों की उपस्थिति, यह संख्या 2026 तक 150 होने की संभावना। 80 गुफाओं की खोज, बाघिनों के शावकों के लिए सुरक्षित आश्रय। भोपाल से देवास तक लैंडस्केप, बाघों के प्राकृतिक आवास का बेहतर प्रबंधन। चुनौतियां और भविष्य की राह। मानव वन्य जीव संघर्ष, बाघों की बढ़ती संख्या के साथ नई योजनाएं जरूरी। पर्यावरण प्रबंधन, बढ़ते पर्यटकों के साथ पर्यावरण संतुलन। स्थानीय समुदायों का सहयोग, संरक्षण और रोजगार के बीच संतुलन। रातापानी टाइगर रिजर्व केवल बाघों का घर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बढ़ती पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री और रणदीप हुड्डा की इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। रातापानी, जहां बाघों की दहाड़ गूंजती है और विकास की राह खुलती है।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हम करने वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के एक तमगे में एक नया मेडल जुड़ गया है और वो मेडल है रातापानी का ये टाइगर रिजर्व। जी हां, सरकार लगातार कई काम कर रही है, उसमें से एक महत्वपूर्ण काम वन जीवों का संरक्षण है और उसमें से भी बाघ के संरक्षण के लिए जो प्रयास मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसी में एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया है जो कि राजधानी से लगा हुआ है। ऐसे में इस पूरे टाइगर रिजर्व की कितनी आवश्यकता थी, किस तरीके का प्लान सरकार ने बनाया हुआ है और इसके बन जाने के बाद मध्य प्रदेश के लिए कितना ये फायदेमंद होगा, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर विपक्ष को क्यों लगता है कि इस टाइगर रिजर्व की जरूरत नहीं थी या फिर इस टाइगर रिजर्व के बजाय कहीं और ध्यान देने की जरूरत थी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो कि इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत है, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अजय सिंह यादव जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करेंगे। और इस पूरे मामले में यानी वन्य जीवों के संरक्षण के विशेषज्ञ रिटायर्ड IFS सुरेश वाघमारे जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश और संदेश यही देने की है कि बाघों का संरक्षण होगा और उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। क्या कुछ होने वाला है, पहले बीजेपी से ले लेते हैं प्रतिक्रियाएं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। अजय जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी, नमस्कार। जी जी जी, देखिए ये टाइगर रिजर्व बन गया है, इसको लेकर क्या सोच है आपकी और बीजेपी इसको अपने उपलब्धियों में एक और सोपान मानती है, एक और कदम मानती है क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश में नौवा अभ्यारण्य होना ये एक अपने आप में उपलब्धि है। जहां मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है और रातापानी एक ऐसा अभ्यारण्य जिसमें लगभग 96 से ज्यादा बाघ हैं और देश की राजधानी के इतने करीब ये पहला अभ्यारण्य है जो कि किसी भी प्रदेश की राजधानी के इतने करीब है। तो इससे भोपाल राजधानी में भी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और साथ ही बाघ संरक्षण की दिशा में जो हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है वो भी दिखाई देता है। रातापानी अभ्यारण्य विशिष्ट तरीके से बनाया गया है जहां सड़क के नीचे से बाघ विचरण करेंगे, उनको कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी और सभी तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। और दूसरी तरफ अन्य जीवों को भी पूरा संरक्षण दिया जाएगा। तो ये रातापानी को एक ऐसा अभ्यारण्य बनाया गया जो देश में एक मॉडल अभ्यारण्य की तरह पेश किया जाएगा। अन्य किसी भी अभ्यारण्य में ताकि व्यवस्था नहीं है कि आबादी के आसपास हाईवे के नीचे से विचरण के लिए रास्ता हो, ये सब आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अगले महीने माधव नेशनल पार्क को भी स्वीकृति मिलने जा रही है, तो जो कि शिवपुरी में है। तो मध्य प्रदेश में इसके बाद 10 अभ्यारण्य हो जाएंगे। ये निश्चित ही डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है जो लगातार काम कर रहे हैं। आज अभ्यारण्य के शुभारंभ में जिस तरह से वाहन रैली, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को बुलाया गया, एक बड़ा आयोजन किया गया जिससे कि इसका प्रचार प्रसार भी सही तरीके से हो सके और देश दुनिया में इसकी पहचान बन सके। ये मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से भी, बाघ संरक्षण की दृष्टि से भी और साथ ही मध्य प्रदेश में जो कुंदा पड़ रहा है अभ्यारण्यों का, उसके लिए भी बड़ी पहल है और ये मध्य प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगा। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश क्योंकि एक तरीके से वन आच्छादित प्रदेशों में गिना जाता है और यहाँ पर वन जीवों के संरक्षण के लिए और विकास के लिए जो काम हो रहे हैं वही उसी में एक कड़ी जुड़ी है ये टाइगर रिजर्व की सौगात। चलते हैं कांग्रेस की ओर और कांग्रेस से भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अलग अलग सेक्टर होते हैं प्रदेश में, उसमें से वन जीव के सेक्टर में तो ये आप मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने बेहतर किया है या अभी ये जो आयोजन हुआ, ये पूरी पहल हुई, इसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? फिरोज जी। देखिए, आज हमको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहिए।
जिन्होंने नेशनल टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लाए, टाइगर प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी जी की थे, और उन्होंने इस देश के वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, इस देश की जंगल पर्यावरण को बचाने के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और उन्हीं टाइगर प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम हमारे यहाँ कान्हा और बांधवगढ़, पैंच, 3 टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश को मिले थे। और मध्य प्रदेश जो है एक जंगल और वनस्पति बहुसंपदा का प्रदेश है, और उस प्रदेश में जो है बहुत कुछ संभावना है कि हम एक अपनी जो पर्यटन की दृष्टि से ये जो हमारे टाइगर रिजर्व है ये बहुत कारगर है। और इसको तो मनमोहन सिंह की सरकार ने ही जो है स्वीकृति दे दी थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश की सरकार जो ढीलम ढाल के काम है और इनके जो आज तक जो बफर जोन में जो संचालित है, क्रैशर गिट्टी के खदानें संचालित थी, वो संचालन नहीं रोक पाए, उसका सीमांकन नहीं हो पाया, और उस वजह से ये इतनी लेट हो गया, अन्यथा ये बहुत पहले ही हो चुका होता। और अब तक इसमें कई सारी सुविधाएं लोगों को मिल चुकी होती। सरकार को चाहिए कि लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था करें, जो बफर जोन में है वो आरक्षित करे कुछ जमीन, कुछ बेहतर से बेहतर हम जो है सड़क की कनेक्टिविटी दे सके, ताकि भोपाल के एयरपोर्ट को भी ज्यादा काम मिलेगा, उसका एक अच्छा प्रचार प्रसार हो और सुविधाएं बेहतर से बेहतर पर्यटकों को मिले, ताकि जो है ये जो पर्यटन जो है जो अपने आप में एक उद्योग है, एक रोजगार का साधन है, तो हमारे स्थानीय लोगों को इस टाइगर रिजर्व के माध्यम से अच्छा रोजगार उपलब्ध हो और आसपास के क्षेत्रों के विकास में तरक्की हो। और मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट का दर्जा है जो बीच में छिन गया था, वो वापस जब विपक्ष ने हंगामे किए और विपक्ष ने विधानसभा नहीं चलने दी, तब जाके कर्नाटक से वापस मध्य प्रदेश में आया है। लेकिन आज भी काफी संख्या में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कम हो गई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ेगी और ऐसे टाइगर रिजर्वों से जो है प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के कुछ सवाल हैं वो जायज भी लगते हैं, क्योंकि वहां के रहने वालों की स्थिति, वहां रोजगार के अवसर बने, इस संबंध में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जवाब लूंगा अजय जी से, लेकिन पहले चलते हैं सुरेश बाघमारे जी के पास, जो कि पर्यावरणविद भी हैं और वन में उनको काम करने का अनुभव भी है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए, एक और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बन गया और मध्य प्रदेश में ऐसी कई संभावनाएं हैं वन जीवों के संरक्षण की, उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां भी सामने हैं, कई चीजों को करना है, केवल रिजर्व बना देने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या क्या और चीजों पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के और देश के समस्त पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से, प्रकृति प्रेमियों की तरफ से, वन्य जीवों के प्रति प्रेम रखने वालों की तरफ से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दरअसल ये उनकी संकल्प शक्ति का और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारे इससे पहले की पिछली 2 सरकारें प्रयास कर चुकी हैं इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, किंतु टाइगर रिजर्व नहीं बन पा रहा था। उनने अपनी पूरी इच्छा शक्ति इसमें लगा दी। अधिकारियों को बार बार वो इस बात के लिए सचेत करते रहे कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। एनटीसीए ने इसको 2014 में क्लियरेंस दे दिया था। आप देखिए, इसको इतने साल लग गए, आज इसको लगभग 10 साल लगे टाइगर रिजर्व घोषित होने में। तो हम माननीय मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के समस्त प्रकृति प्रेमी बहुत बहुत बधाई देते हैं, नंबर 1। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री समेत पूरे भारत के प्रकृति प्रेमी चाहते थे कि टाइगर रिजर्व घोषित हो। ये बहुत ही अच्छा टूरिज्म, यूनिक टूरिज्म सर्किट बनता है अपने आप में। एक तो ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भीमबाटिका इसी में है, जिसमें रॉक शेल्टर्स हैं लाखों साल के और हजारों साल, 18,000 से 20,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं। नंबर 2, एक गिन्नौरगढ़ का किला है जो 1,000 साल पहले से बना हुआ है। उसके छत में
जो रंग उस समय लगाए गए थे बाद में, वो आज भी उतनी चटक दिखलाई देते हैं जितने उसके निर्माण के समय थे। और तीसरी बात है नर्मदा नदी का किनारा। आप टाइगर रिजर्व के साथ घूमते हुए आंवली घाट जाकर, सलकनपुर के मंदिर दर्शन करते हुए आंवली घाट तक जाकर नर्मदा के दर्शन भी कर सकते हैं, नर्मदा को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर टूरिज्म सर्किट था, जो कि टाइगर रिजर्व घोषित होने से इसको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगली बात जो है कि आप पूरे भारत में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप एक सुबह की फ्लाइट से आइए, टाइगर में देखिए और शाम की फ्लाइट से वापस लौट जाइए। यदि इसका प्रबंधन उचित किया जाता है, हैबिटेट का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों को बढ़िया से मैनेज यदि किया जाता है तो ये टाइगर कैपिटल के नाम से जाना जाएगा, जो कि राजधानी में टाइगर पाए जाते हैं। ऐसी भारत में कोई भी राजधानी नहीं है जहां उसके इतने निकट टाइगर पाए जाते हों। दूसरी बात जो है, ये टाइगर जो है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से काफी दूर है। हमने कोई भी घटना, ऐसी बड़ी घटना आज जहां पर टाइगर ने किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया हो या व्यक्तियों ने टाइगर को परेशान किया हो, तो ये बहुत ही अच्छी एक आप कहेंगे अनुकूल माहौल है और एक बहुत ही बढ़िया मॉडल पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि हम आबादी में रहते हुए भी टाइगरों का और वन्य प्राणियों का संरक्षण कर सकते हैं। अब आप न तब केवल यहाँ टाइगर देखेंगे और लगभग यहाँ पे 200 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बड़े लॉन्ग स्पीसीज। बहुत सारी मेडिसिन जो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। इसके अंदर आदिवासियों के बहुत समूह रहते हैं जो कि पुरातन काल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, विशेषकर भील लोग। इसके अलावा ये 3 भागों में ऐसे विभक्त थे जहाँ पे वन्य प्राणी देखने की संभावना बहुत ज्यादा है। वन्य प्राणियों में चीतल है, सांबर है, चिकारा है, भेड़की है, जंगली सुअर है, नीलगाय है, काले हिरन है। विपुल संपदा है यहाँ पे वन्य प्राणियों की, जिनको देखा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, कदम उठाने की दिशा में तो बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी अनुकूल थी और वहाँ की परिस्थिति और वन्य जीवों की वहाँ बहुलता भी बताती है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व की जरूरत थी। लेकिन चुनौतियाँ कुछ सवाल के रूप में खड़ी भी हैं, जो कि फिरोज जी ने भी उठाई, वो जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास मैं आऊँगा। तो चलते हैं अजय सिंह यादव जी की ओर। यादव जी, कांग्रेस कह रही है, वो भी गलत नहीं लगता, कि भाई पहले परिस्थितियां ऐसी बनाओ कि वहां कोई परेशान ना हो, बफर जोन में आने वालों के लिए कोई नीति बन जाए, रोजगार के अवसर ऐसे हों कि टाइगर रिजर्व भी बना रहे और लोगों को वहां रोजगार भी मिल सके। ऐसा नहीं ना हो कि टाइगर रिजर्व बन गया और वहां से सारी चीजें हट गई, रहवास हट गया, रोजगार के अवसर खत्म हो गए, ऐसी चीजें ना हो। ये सवाल है, ये कैसे इसको आप लोग लेते हैं? इसको चैलेंज के रूप में पूरा करके दिखाएंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर विषय पे सरकार की आलोचना करें, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 9वां अभयारण्य बना है, तो लगातार जो पूर्व के 8 अभयारण्य हैं उनमें सभी तरह की बसाहट भी है, ग्रामीण लोग भी हैं और सभी को रोजगार भी मिल रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति है जो कि दिखाई देती है हमारे काम में। इसमें कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि पूर्व के अभ्यास में कहाँ कमी दिखती है उन्हें। और मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में टाइगर के साथ में अब हाथियों का भी मध्य प्रदेश में स्थायी निवास बनने लगा है। तो मध्य प्रदेश की प्रकृति हाथियों को नहीं चलती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सैकड़ों हाथी ऐसे हैं जो स्थायी तौर पर मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, बस गए हैं। तो ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश की आबो हवा भविष्य में हाथियों के लिए भी अनुकूल हो गई है। साथ ही जिस तरह से हमने शिवपुर में के लिए अभयारण्य बनाया, तो चीता के लिए भी जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो भी सबने देखी है। बाघ के लिए देखिए, आने वाले समय में तो हम गुजरात से शेर भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, लेकिन जो ये चिंता जता रहे हैं बफर जोन के लोगों का क्या होगा, इसके संबंध में कुछ सोचा आप लोगों ने?
बफर जोन के मामले में कांग्रेस का ये झूठ स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना नेशनल पार्क हो, सभी जगह बफर जोन में आबादी रहती है और उनको किसी को भी इसका विस्थापन किया भी गया है तो उसके बदले में उन्हें जमीन, मुआवजा सब कुछ दिया गया और रोजगार के साधन मिलते हैं। और जिस तरह से पर्यटन बढ़ता है तो उससे उनके रोजगार और आय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी को नकारा रुख छोड़ना चाहिए, सरकार के कदम का स्वागत करें, मध्य प्रदेश को बदनाम करना छोड़ें। देश भर में टाइगर स्टेट फैलाता है मध्य प्रदेश, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयास हैं। कांग्रेस तो कान्हा और बांधवगढ़ के आगे कोई नेशनल पार्क नहीं गिनवा पाई 50 सालों में। तो कांग्रेस और भाजपा में बड़ा मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और कांग्रेस के नेता लगातार झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ठीक है फिरोज जी, ये नकारात्मकपन कम से कम इस वन जीवों के संरक्षण को लेकर छोड़ दे कांग्रेस कि भाई चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि सरकार में लगातार बीजेपी है तो वही काम करेगी और हो रहा है तो उसमें बार बार मीन मेक निकालना क्या उचित होगा? आपको ये पता है अभी वाघमारे जी ने क्या कहा कि एनटीसीए ने उसको 2014 में क्लियरेंस दे दिया था। बिल्कुल। और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके यहाँ जितनी है ये 3 या 4 सेंचुरियों को मिला के ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये सेंचुरीज जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, जो कि कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। आप जाके देखिए, वो मेरे खुद के क्षेत्र में आता है, किस तरीके से आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। और विस्थापन किया जा रहा है, जल, जंगल और जमीन पर हमारे आदिवासी का अधिकार है। और आदिवासी का प्रथम अधिकार है सरकार ये बताए कि उसको कैसे संरक्षित करेगी हमारे आदिवासियों को। ठीक है, और बता रहे हैं। हमने 2 और 3 ही बनाए। अब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। जी। 2 और 3 ही बनाए थे टाइगर रिजर्व। अरे इंदिरा गांधी ही टाइगर रिजर्व को लाई थी, मोदी जी तो अपने गुजरात के शेर देने को तैयार नहीं है मध्य प्रदेश को। और यहाँ के सांसदों के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। हमने तो कहा कि जो गिर के शेर हैं वो हमारे कूनो अभयारण्य में आ सकते हैं। और कूनो को भी अभयारण्य जो बनाया वो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया है। इनकी सरकार ने एक भी टाइगर रिजर्व नहीं बनवाया। हाँ, अडानी को जरूर इन्होंने जमीन दे दी कि जंगल खोद लो। और वाघमारे जी बता देंगे कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट में भी बदलाव कर दिए कि ये ना, ये आपको जो है जंगल खोदने के, जंगलों को काट के आपको है ना खदान खोदने की इजाजत है। छतरपुर के जो जंगल है वो काट के नीचे से डायमंड निकाल रहे थे। ये वो तो हम कांग्रेसियों सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा 2.5 लाख पेड़ कटेंगे, कट जाएंगे। चलिए आ गया, आपका सवाल आ गया, जवाब मैं लूंगा अजय जी से, लेकिन पहले तो ये सवाल कौन पूछेगा इस सरकार से? बिल्कुल दे रहे हैं कि भाई क्यों 2014 से अब तक अगर ये सरकार, कौन नाकारा अफसर थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई? कौन अफसर थे वो? चलिए यादव जी, दो महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। एक तो देरी हुई है। अरे अब आप टॉपिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप तो कांग्रेस के ऊपर लगा रहे कि कांग्रेस जो है नकारात्मक हुआ है, इस पर की बात हुई, सवाल कर रहे हैं, दे रहे हैं जवाब तो सुनिए। जवाब सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? यादव जी, देरी हुई है क्या और आदिवासियों को क्या बेदखल किया जा रहा है? ये 2 आरोप हैं। और क्या छतरपुर के जंगल बचा रहे हैं ये? पूछिए अडानी को जो इन्होंने दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। फिरोज जी, आ गई बात, आ गई आपकी, सब मौका दे दिया, समय दे दिया। अब सुनिए तो उनको, यादव जी को सुन लीजिए। बोलिए जी यादव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात करते हैं। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के किसी विधायक ने, नेता प्रतिपक्ष ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कभी विस्थापन या बफर जोन से संबंधित किसी विषय को सरकार के सामने रखा? अगर जनता की कभी कोई समस्या थी तो केवल झूठ बोलना, प्रपंच करना, राजनीति करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता नकारती है। आप जानते हैं पन्ना नेशनल रिजर्व पार्क हमारी सरकार में चालू हुआ, उसी तरह से अब रातापानी में जब नेशनल अभयारण्य चालू हुआ तो आप बात कर रहे हैं। आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जनता के लिए आपने काम
ये किया, इसलिए जनता नकारती है। अब जो काम कर रहे हैं उनके काम में सहयोग करें, सहयोग करें, इस तरह से नकारापन ना दिखाएं। प्रदेश की जनता का हित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए सुरेश जी से समझ लेते हैं, ठीक है, आ गई। क्यों इस तरह के झूठ फैलाते हैं कि बस सरकार द्वारा। चलिए सुरेश जी आखिरी टिप्पणी है। सुरेश जी, क्या देरी भी हुई है और कुछ जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए कुछ खास नीति बनाकर उनका संरक्षण करने की जरूरत भी है क्या इस रिजर्व के बाद? सुरेश जी, सुरेश बागमारे जी। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वन विभाग चला रहा है, बफर में सफर, तो बफर में सफर में के कार्यक्रम में बफर में टूरिस्ट को ले जाया जाता है। बफर में रहने वाले लोगों को, जो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे होते हैं, उनको गाइड बनाया जाता है, उनको 800-1000 रुपया प्रतिदिन मानदेय मिल जाता है उसका। इसके अलावा होम स्टे के साधन तैयार किए जाते हैं, होम स्टे कराया जाता है। इसके अलावा वाहन भी वहीं लोकल के लगाए जाते हैं। खाना जो होता है फूड, वो भी समिति बना दी जाती है, समिति उनके भोजन की व्यवस्था करती है। तो बफर में हम ये कहें कि गांव बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा, गांव वालों को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, उनकी भागीदारी होगी। तो बफर में सफर एक बहुत अच्छी योजना चल रही है शासन की, और निश्चित रूप से वो उससे टूरिस्ट काफी खुश है। दूसरी मैं बात करता हूँ, मैं दूसरा बात करता हूँ व्यवस्थापन की। व्यवस्थापन में बहुत अच्छे पैकेज आते हैं। 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दिया जाता है, प्रति यूनिट को 15 लाख रुपया मिलता है। यानी किसी परिवार में 2 बालिग और पति पत्नी है तो 60 लाख उसको 45 लाख रुपया मिलेगा। आप देखिए, इसके अलावा यदि ये पैसा नहीं चाहते हैं वो, तो उनको 2 हेक्टेयर जमीन दी जाती है, मकान बना के दिया जाता है, रोड बना के दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, सामुदायिक भवन दिया जाता है, अस्पताल बना के दिया जाता है, स्कूल बना के दिया जाता है, तमाम तरह की सुविधाएं। तो आदर्श किस्म का व्यवस्थापन होता है इसमें भी। और व्यवस्थापन तभी होता है जब 100% लोग उसके लिए सहमत होते हैं, जैसी वो मांग करते हैं वैसी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तो ये देखिए, व्यवस्था हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वन्य प्राणी जो हैं, चीतल हो, सांबर हो, भेड़ की हो, टाइगर हो, पैंथर हो, ये वोट डालने नहीं जाते, ये वोटर्स नहीं है। तो किसी भी कुछ प्रकार की राजनीति वन्य प्राणियों को ना करके उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, उनके संवर्धन किस तरह किया जाए उसके बारे में ये भाव सभी राजनीतिक। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सारे राजनीतिक दल इसी भाव से काम करेंगे, क्योंकि आज ये एक बड़ी सौगात मिली है, इसलिए इस चर्चा को हमने रखा, सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की, लेकिन विषय काफी बड़ा है, तो एक आध दिन और फिर किसी दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सुरेश बागमारे जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।